सोनोका इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में, कनेक्टिव लिंक्स के बारे में और साथ साथ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने सामने के एविडेंस को कवर किया, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स को कवर किया। ठीक है, तो आज देखते हैं व्हाट इज मीन बाय पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इज अबाउट द एविडेंस ऑफ फॉसिल्स। मीन्स पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इज एविडेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल्स, है ना। एक ऐसा एविडेंस जो फॉसिल से मिल रहा है। नाउ व्हाट इज मीन बाय फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Large number of organisms get buried inside the earth. Their impression is preserved underground, है ना। उनका impression, उनकी जो छाप है वो अभी भी ग्राउंड में क्या है, प्रिजर्व है, वहां पे छपी हुई है। उसे हम क्या कहते हैं, उस उनकी जो impression है उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो इसको और डिटेल में देखते हैं। ओके, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म से थे, जो पहले थे, ओके, वो क्या हो गए, बरीड हो गए। बरीड मतलब गाड़ना, है ना, गड़ गए अंदर। ओके, बरीड हो गए ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड फ्लड। व्हाट इज मीन बाय नाउ बरीड? बरीड मतलब गड़ जाना, और ऐसे ही गड़े क्या, उनको गड़ने की इच्छा और वो गड़ गए नहीं। क्यों गड़े? ड्यू टू द डिजास्टर्स लाइक, क्या हो गया, कुछ डिजास्टर हो गए, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, अर्थक्वेक आया होगा इसलिए पूरा माउंटेन उनके ऊपर गिर गया होगा, या फिर फ्लड आया होगा, या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया होगा। वोल्केनिक इरप्शन बहुत कॉमन है, उस टाइम पे बहुत वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, तो उनकी वजह से क्या हो गए, जो ऑर्गेनिजम्स थे जो वहाँ पे प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, नीचे दब गए, मतलब बरीड हो गए। ओके, क्या हो गया, बरीड हो गए। अभी बरीड होने के बाद क्या हो गया, जिसकी स्टैम्प हमें पता है, हम स्टैम्प कैसे जोर से प्रेस करते हैं, प्रेस करने की वजह से क्या होता है, वहां पे स्टैम्प का इंप्रेशन आता है। उसी तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स थे वो अभी क्या हो गए, सॉइल के, सपोज ये सॉइल के नीचे की लेयर है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, और उसके ऊपर क्या होगी, दूसरी लेयर और आके बैठ गई। तो ये जो प्रेशर है, अभी उनके ऊपर इतना सारा क्या आ गया, लैंड आके गिर गया है ना, तो उनके ऊपर क्या हो गया, बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। अभी प्रेशर आने की वजह से क्या हो गया, वो नीचे एकदम दबने लगे। ओके, इसकी वजह से उनका इंप्रेशन जो है वो नीचे छपने लगा। ओके, उनका इंप्रेशन क्या होता है, नीचे छपने लगा। और ये इंप्रेशन अगर आज हम खुदाई करेंगे तो क्या होगा, वो इंप्रेशन हमें प्रिजर्व मिलेगा, कहाँ पे, अंडरग्राउंड में। इसलिए हमने बहुत से कार्टून्स भी देखे होंगे जिसमें हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा है। सपोज एक मछली होगी, उसके ऊपर वो नीचे दब गई, बरीड हो गई। बरीड होने के बाद क्या हो गई, उसकी जो बोन्स है, उसके बोन्स का इंप्रेशन क्या हो गया, उस छोटे से पीस ऑफ लैंड या स्टोन में क्या हो गया, हमें इंप्रेशन छप गया उसका। ओके, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। अब हम फॉसिल को पढ़ क्यों रहे हैं? फॉसिल को स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जब तक हम फॉसिल को स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें बहुत सारी अच्छी चीजें, मतलब लार्ज इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलेगी। मतलब क्या मैम, ये देखो, सबसे नीचे जितना फॉसिल सबसे नीचे ज्यादा खोदने के बाद हमें मिलेगा, मतलब वो उतना पुराना है ना। लैंड के हिस्सों में भी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नीचे है मतलब वो बहुत ज्यादा पुराना फॉसिल है। अगर बीच में है तो वो ज्यादा पुराना नहीं है, मीडियम लेवल का है। ओके, और अगर ऊपर है मतलब वो पुराना नहीं है। ओके, तो लैंड के अलग अलग फेजेस में कहाँ वो फॉसिल पाया जाता है उससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पहले ऑर्गेनिज्म कौन सा आया था, फिर उसके बाद ऑर्गेनिजम्स कौन से आए थे, उसके बाद कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए थे। ओके, तो ये जो अलग अलग फेजेस है उसे हम पता लगा सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म से शायद ये डेवलप हो गए होंगे, इस ऑर्गेनिज्म से ये डेवलप हो गए होंगे। तो हमने क्या किया है, हमने अज्यूम करके क्या किया, कंसिडर किया है कि इसके एंसेस्टर ये हो सकते हैं, इसके एंसेस्टर ये हो सकते हैं। तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन के लिए स्टडी ऑफ फॉसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये ऑर्गेनिज्म शायद इससे इवॉल्व हुआ होगा, है ना। इसमें ही हम कार्बन डेटिंग की प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी कार्बन डेटिंग मतलब क्या होता है, अभी जिसके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके मैं हूँ, प्लांट्स है, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम क्या करते हैं, हम कार्बन को कंटिन्यूसली एब्जॉर्व कर रहे हैं। अभी कार्बन मतलब क्या होता है, सबको पता है कार्बन मतलब क्या होता है, सी होता है ना। अभी कार्बन के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, C14 होता है, C12 होता है, जिसमें से C14 जो है वो क्या होता है, रेडिएक्टिव होता है। व्हाट इज मीन बाय रेडिएक्टिव? नाउ रेडिएक्टिव मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के बाद वो क्या करता है, कुछ रेडिएशन को क्या करते हैं, बाहर इमिट करता है और डीके होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है,
एलिमेंट है कोई तो भी, ओके, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से सपोज ये वो क्या हो गया, बहुत अनस्टेबल हो गया। आंसर होने की वजह से यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है मतलब वो डीके हो रहा है, वो कुछ तो भी रेडिएट कर रहा है ना। ये रेडिएट एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट हो रहा है। इसकी वजह से पता लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। तो हमारे बॉडी में C12 कांस्टेंट रहेगा, बट C14 जो है रेडिएक्टिव है, तो उसका जो रेशियो है वो चेंज होते जाएगा। ओके, मतलब क्या मैम, सपोज मैंने अभी क्या किया, सपोज मैं अभी अलाइव हूँ तो मैं कंटिन्यूसली C14 को एब्जॉर्व कर रही हूँ एटमॉस्फेयर से। बट जिस दिन क्या हो जाएगा, कोई डेड हो जाएगा, जिस दिन डेड हो जाएंगे, ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनकी जो बॉडी है वो C14 को एब्जॉर्व करना बंद कर देती है। तो जितना C14 है उनके बॉडी में वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। अभी कितना C14 डीके हुआ है उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। ठीक है, अभी कार्बन डेटिंग की हेल्प से हम कोई भी प्लांट कितना पुराना है, कोई भी बोन कितना पुराना है, कोई भी रॉक कितना पुराना है, कोई भी फॉसिल कितना पुराना है, इनको पता कर सकते हैं। ओके, सो इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। अब कार्बन डेटिंग मेथड को और डिटेल में देखते हैं, जिसके हमें पता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लिविंग रहता है तो वो क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। अभी कौन सा कार्बन एब्जॉर्ब करता है, वो कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। कौन से आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 14, कार्बन 12। मेनली हम कार्बन 14 को इसमें देखेंगे, और कार्बन 12 जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, नॉन रेडिएक्टिव होता है। अभी कार्बन 14 क्या होता है, रेडिएक्टिव होता है। व्हाट इज मीन बाय रेडिएक्टिव? रेडिएक्टिव मतलब क्या, कार्बन 14 अनस्टेबल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन 14 का जो ऑक्टेट होता है वो अनस्टेबल होता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो अनस्टेबल है, इसलिए मूव ऑन हो जाता है और ये रेडिएट हो जाता है, एक रेडिएशन रेडिएट हो जाती है। इसी वजह से ये क्या होता है, टाइम के अनुसार क्या होता है, छोटा छोटा डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, ये क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इतना क्लियर है? तो अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि लिविंग ट्री है, जब वो लिविंग था तो वो क्या कर रहा था, कार्बन को क्या कर रहा था, कार्बन 14 को कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है, जब उसका डेथ हो गया तो क्या हो गया, उसके अंदर का जो कार्बन 14 जो 100% प्रेजेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डीके होना स्टार्ट हो रहा है। अब जब 5730 ईयर्स हो जाते हैं तो ये क्या होता है, हाफ लाइफ होता है हमारे कार्बन 14 का। अप्रोक्सीमेटली 5730 ईयर्स इज अ हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। इसमें क्या होता है, 5730 ईयर्स में मेरा जो कार्बन है, कार्बन 14 है, वो डीके होके 50% हो जाता है। जो डीके होके क्या होता है, 50% बच जाता है, रिमेनिंग बच जाता है और 50% डीके हो जाता है। ठीक है, अभी जब हम और अगर इसमें 5730 ईयर्स और स्पेंड हो गए और बीत गए तो क्या हो जाता है, वो 25% और क्या हो जाता है, मतलब और 50% का हाफ 25% और क्या हो जाता है, डीके हो जाता है। और फिर बाद में और उसका हाफ 12.5% और डीके हो जाता है। सेम क्या करना है हमें, 5730 ईयर्स में और 5730 ईयर्स को क्या करना है, ऐड करना है। उससे क्या हो जाएगा, 11460 ईयर्स हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, हाफ लाइफ है। मतलब हर 5730 ईयर्स में क्या हो रहा है, कार्बन का परसेंटेज हाफ हो रहा है। तो मैं कह सकती हूँ ये हाफ लाइफ है, ये डबल हाफ लाइफ है और ये ट्रिपल हाफ लाइफ है ना। ओके, ये हाफ लाइफ, ये डबल हाफ लाइफ और ये ट्रिपल हाफ लाइफ। अगर सपोज कर लेते हैं मुझे क्या मिला है, मुझे एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स मिले। एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स पता है कि किस पे लिखते थे, लकड़ी के ऊपर लिखते थे, लकड़ी के जो स्टैक हुआ करते थे उसके ऊपर लिखा करते थे। तो मुझे एक एंशिएंट स्क्रिप्ट मिली है जो किस पे लिखी गई है, लकड़ी पे लिखी गई है। अभी मुझे फाइंड आउट करनी है स्क्रिप्ट कितनी पुरानी है, कितनी एंशिएंट है, इसकी एज क्या है। कार्बन डेटिंग मेथड के हेल्प से हम किसी भी फॉसिल का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी बोन का क्या कर सकते हैं, एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करनी है, स्क्रिप्ट की एज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, उसको रिसर्च के लिए डाला और मुझे पता चला कि उसके अंदर कार्बन 14 का परसेंटेज कितना है, उसके अंदर कार्बन 14 का परसेंटेज 50% है। तो मुझे पता है कि 50% कब बचेगा, कार्बन 14 50% कब बचेगा, जब उसको 5730 ईयर्स हो जाएंगे, है ना। तब क्या हो जाएगा, 50% कार्बन 14 बचेगा। तब तक 50% कार्बन 14 डीके होके बच जाएगा। ठीक है, हम क्या गिन रहे हैं, हम रिमेनिंग कार्बन 14 को गिन रहे हैं।
अगर मेरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रिमेनिंग कार्बन 14 का जो रेशियो है, कार्बन 14 का जो परसेंटेज है, अगर 25% अगर रह गया है तो मुझे पता है कि उसका जो एज है वो क्या है, उसका एज होगा 11,460। मतलब ये क्या है, डबल हाफ लाइफ में गया है। इतना क्लियर है? ठीक है, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मेरे पास जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर मैंने रिसर्च किया कि उसके अंदर रिमेनिंग कार्बन 14 का परसेंटेज कितना है, मुझे 25 मिला। मुझे पता है कि हाफ लाइफ कितना होता है, 5,730 ईयर्स का हाफ लाइफ होता है। पर ये क्या हो रहा है, ये 50 का भी हाफ है ना, 50 का भी हाफ है, हाफ लाइफ का भी हाफ है। तो मैं क्या करूंगी, इसको डबल हाफ लाइफ है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 11,460 ईयर्स। ओके, 11,460 ईयर्स। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा हाफ लाइफ, मेरे कार्बन 14 का हाफ लाइफ है 5,730 ईयर्स, और वो क्या होते जाता है, डबल ट्रिपल होते जाता है। और अगर 5,730 ईयर्स हो गए तो क्या होगा, डबल हाफ लाइफ हो जाएगा। इससे क्या होता है, 50% का और हाफ हो जाता है, 50 और 25% का और हाफ हो जाता है। इतना क्लियर है? बस इतना याद रखना है कि कार्बन 14 का हाफ लाइफ कितना होता है, 5,730 ईयर्स। ओके, और ये याद रखना है कि कार्बन 14 रेडियोएक्टिव है, मतलब वक्त के साथ साथ वो डीके होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म अगर बहुत 5,730 ईयर्स पहले डेड हो गया होगा तो उसके बॉडी में क्या होगा, अभी 50% कार्बन 14 रिमेनिंग होगा। कितना कार्बन प्रोटीन रिमेनिंग है, कार्बन 14 रिमेनिंग है, उसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी एज क्या है। जैसे हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसी तरीके से अर्थ की हिस्ट्री भी 3 एराज में डिवाइड होती है, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा एंड पेलियोजोइक एरा। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि जो पेलियोजोइक एरा होता है वो एंशिएंट एरा होता है, मीसोजोइक एरा क्या होता है, मेडिवल एरा होता है, और सीनोजोइक एरा क्या होता है, रिसेंट एरा होता है। पेलियोजोइक एरा में जो एनिमल्स है, इनवर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस पाए जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय इनवर्टिब्रेट्स एंड व्हाट इज मीन बाय एम्फीबियंस? इनवर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है, और एम्फीबियंस मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड में भी रह सकती है और ओशन या पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, अभी पेलियोजोइक एरा ये रिप्रेजेंट करता है कि इस अर्थ की क्रस्ट में, हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो लेयर्स है, उसमें सबसे नीचे दबी हुई जो लेयर है वो पेलियोजोइक एरा की, मतलब सबसे पुरानी है। फिर बीच की जो लेयर है वो मेसोजोइक एरा की, और जो टॉप मोस्ट की जो लेयर है वो सीनोजोइक एरा की। मतलब पेलियोजोइक एरा में कौन से एनिमल्स पाए जाते थे, इनवर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस। इसमें मैंने इनवर्टिब्रेट्स का मीनिंग हमने देखा है कि इनवर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती, जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। और एम्फीबियंस मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड में भी रह सकते हैं और जो ओशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, ये हमें इनके फॉसिल्स कहाँ पे मिले, अर्थ क्रस्ट के सबसे अंदर वाली लेयर में, जो कब के एनिमल्स है, पेलियोजोइक एरा के एनिमल्स है। फिर बात है बीच की जो लेयर है अर्थ क्रस्ट की, उसमें जो उसका तब का एरा का कौन सा है, और मेसोजोइक एरा है, वहाँ पे कौन से फॉसिल्स पाए गए, वहाँ पे रेप्टाइल्स के फॉसिल्स पाए गए। रेप्टाइल्स मतलब कौन होते हैं, रेप्टाइल्स एक ग्रुप होता है एनिमल्स का। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में पढ़ेंगे, और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एंग्लिडा क्या होता है, एट्रोपोडा क्या होता है, मैमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इस लेसन में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मेसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स पाए गए थे। रेप्टाइल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। व्हाट इज मीन बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो खुद की बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वायरमेंट हॉट है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देंगे, अगर इन्वायरमेंट कोल्ड है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर वो क्या कर देंगे, गिरा देंगे। तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वैरी करता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, डिपेंड ऑन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, इनको ही हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग है, एग्जाम्पल सेलिमेंडर है। ओके, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रेज है, ज़्यादा है, कम है, तभी भी अपने बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमन बीइंग। ओके, जिसकी हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रखते हैं। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रेज भी हो जाए, मतलब ज़्यादा भी हो जाए, बारिश आ जाए, धूप आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते, अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, फिर ये कहाँ पे थे, रेप्टाइल्स में आता है।
सीनोजोइक एरा मतलब ऐसा एरा जो रिसेंट एरा है, वहाँ पे जो फॉसिल्स मिले, कॉस्मोस ऑर्गेनिज्म से फॉसिल्स मिले, मैमल्स से मिले और वर्टिब्रेट्स से मिले। मैमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो अपने बेबीज़ को मिल्क फीड करती है। ओके, वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं, जिनके पास बैकबोन होता है, स्पाइनिंग कॉर्ड होता है मतलब। ओके, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीन हो गया, स्नेक हो गया। ओके, तो इसको देखने के बाद मुझे ऐसा पता चल रहा है कि इनवर्टिब्रेट्स से कौन डेवलप हो रहा है, वर्टिब्रेट्स डेवलप हो रहा है ना। इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स से डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स से फॉसिल्स बहुत नीचे पाए गए और वर्टिब्रेट्स से फॉसिल्स सीनोजोइक एरा में पाए गए, मतलब ऊपर पाए गए और प्लस के ऊपर पाए गए। ये जो मॉडर्न सीनोजोइक एरा, मेसोइक एरा और पेलियोजोइक एरा, ये एरा को डिफाइन कर रहे हैं, ये पीरियड को डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो लेयर्स है, पहले ऊपर की लेयर, बीच की लेयर, ये नीचे की लेयर, ये अर्थ के क्रस्ट की लेयर्स को डिफाइन करते हैं। अर्थ की क्रस्ट की सबसे नीचे वाले लेयर में एम्फिबियंस और इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स पाए गए थे, बीच की लेयर में रेप्टाइल्स के फॉसिल्स पाए गए थे और टॉप के लेयर में वर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स के फॉसिल पाए गए थे। कितना क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये देखने के बाद मुझे पता चलता है कि नीचे तो सबसे नीचे सबसे पहले पेलियोजोइक एरा में इनवर्टिब्रेट्स पाए गए थे, फिर ऊपर क्या पाए गए, वर्टिब्रेट्स पाए गए। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास बैकबोन नहीं था और उनसे कौन बने, वर्टिब्रेट्स बने जिनके पास बैकबोन है, मतलब अर्थवॉर्म वगैरह जो है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म लिया था हमने, उनसे कौन बने, वर्टिब्रेट्स बने। स्नेक हो गया, ह्यूमन बीन्स हो गया, है ना, जिनके पास बैकबोन होता है वो सारे वर्टिब्रेट्स में आते। नाउ कनेक्टिव लिंक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, दो अलग अलग ग्रुप के क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इस और इस इन दोनों ग्रुप के क्या है, बीच का कनेक्टिव लिंक है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही एनिमल या एक ही ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एनिलिडा। हाँ, पेरिपेटस क्या करता है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के भी कैरेक्टर शो करता है। अभी पेरिपेटस की जो पिक्चर है वो आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अभी एनिलिडा जो है वो क्या है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है कि नहीं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर दिखाता है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, अभी वो सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पेरिपोडिया लाइक ऑर्गन्स। व्हाट इज मीन बाय सेगमेंटेड बॉडी? सेगमेंटेड बॉडी मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी जो बॉडी है वो अलग अलग सेगमेंट से बनी है। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे और एक उसकी क्या बनेंगे, बॉडी बनाएंगे। तो एनिलिडा के अंदर सेगमेंटेड बॉडी वाला जो कैरेक्टर है वो इसके पेरिपेटस क्या करता है, शो करता है। साथ साथ थिन क्यूटिकल मतलब जो स्किन की आउटर लेयर होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, एज वेल एज वो क्या होता है, उनके बॉडी के आउटर, उनकी बॉडी की जो आउटर स्किन की लेयर है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, इसलिए क्या होता है उनमें थिन क्यूटिकल होता है। फिर बाद में पेरिपोडिया लाइक ऑर्गन्स। पेरिपोडिया लाइक ऑर्गन्स मतलब क्या, देखो जो अपनी एंड्स होती है, एंड्स मतलब अपनी जो चींटियां होती है, उनके पैर कैसे होते हैं, ऐसे हार्ड होते हैं और ऐसे जॉइंट होते हैं उसमें, है ना, ये यहाँ पे जॉइंट आ गया, जॉइंट्स होते हैं। बट पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स मीन्स व्हाट, फ्लैशी ऑर्गन्स जैसे लेग्स होते हैं, फ्लैशी लेग्स होते हैं। जो आप जब आप पेरिपेटस को देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि उसके कैसे होते हैं, फ्लैशी लेग्स होते हैं जिनमें जॉइंट्स नहीं होते, बस ऐसे लेग्स होते हैं उसमें। ठीक है, जो फ्लैशी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स, ये तीन कैरेक्टर्स एनिलिडा ग्रुप के कौन दिखाता है, पेरिपेटस दिखाता है। अभी आर्थ्रोपोडा के कौन से कैरेक्टर्स पेरिपेटस दिखाता है, ट्रॉकियल रेस्पिरेशन। नाउ ट्रॉकियल रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ट्रॉकिया के द्वारा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सबके पास ट्रकिया होता है, ह्यूमन बीइंग के पास ट्रकिया होता है, हम भी ट्रकियल रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें हमारे पास सेपरेटली ऑक्सीजन पाइप होता है, उसे हम ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल कर लेते हैं। ठीक है, सो ट्रकियल रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है कौन, हमारा पेरिपेटस। साथ साथ क्या करता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिखाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है, हमारे बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे पेरिपेटस है या जो हमारे आर्थ्रोपोडास है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई आर्टरीज एंड वेन्स नहीं होती है, डायरेक्टली ब्लड क्या होता है पूरा उनके बॉडी में फैला हुआ होता है, पूरा स्प्रेड होता है ब्लड, इसलिए क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका। इतना क्लियर है? ये दो कैरेक्टर्स कौन दिखाता है, मेरा पेरिपेटस दिखाता है, किसके, आर्थ्रोपोडा के। अभी तो मैं ऐसे कह सकती हूँ
कि मेरे जो पेरिपेटस है वो इसके भी कैरेक्टर्स दिखा रहा है और इस ग्रुप के भी कैरेक्टर्स दिखा रहा है। तो पेरिपेटस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड द आर्थ्रोपोडास। ओके, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिव लिंक कौन है? अपने पेरिपेटस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पेरिपेटस के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल है डकबिल पेरिपेटस का, जो भी एक कनेक्टिव लिंक है दो ग्रुप्स के बीच का, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का। मतलब ये क्या करता है, ये एग्स को ले भी करता है, मतलब ये अंडे भी देता है, जैसे स्नेक्स एग देते हैं, सैलमैंडर एग देता है, बर्ड्स एग देते हैं। उसी तरीके से डकबिल पेरिपेटस भी एग्स को क्या करता है? ले करता है। साथ साथ उनके पास क्या होती है? मेमरी ग्लैंड्स होती है, मतलब वो उनके बेबीज को मिल्क भी फीड करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो डकबिल पेरिपेटस है वो कनेक्टिव लिंक है किसके बीच का? रेप्टाइल्स के बीच का और मैमल्स के बीच का, बिकॉज ये क्या करता है? एग्स को ले भी करते हैं, साथ साथ इनके पास मेमरी ग्लैंड्स भी होती है। अभी उसके बाद का एग्जांपल है हमारे पास कि लंग फिश जिसके सारी फिशेस अपने गिल से क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी लंग फिश जो है ये एक फिश है, फिश अपने गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, बट लंग फिश एक ऐसी फिश है जो क्या करती है? लंग्स से क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है, जिसकी ह्यूमन बींग्स जैसा, जैसे हम हमारे लंग्स से क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो सिमिलरली ये भी क्या करती है? फिश होने के बाद भी अपने लंग्स से क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लंग फिश जो है वो क्या है? कनेक्टिव लिंक है बिटवीन द फिशेस एंड बिटवीन द एम्फीबियंस। ओके, बिटवीन द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब ऐसे एनिमल्स जो कहाँ से जो लैंड पे भी रहते हैं और ओशन में भी रहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल्स देखे हमने, इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैमल्स है वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, वो किससे डेवलप हुए हैं? वो डेवलप हुए हमारे रेप्टाइल से, और जो एम्फीबियंस है वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं? हमारे फिशेस से। ठीक है, इसके बाद का जो एग्जाम्पल्स है या इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा एमोलॉजिकल एविडेंस। एक लास्ट एविडेंस है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग, रैबिट, सैलमेंडर, फिर चिकन, ये जो है ना अपने जो अलग अलग एनिमल्स है, ये जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में रहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट मतलब ये जब एम्ब्रियो रहते हैं तब क्या होते हैं? ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छी इसकी डायग्राम दी गई, जिसमें बताया गया है कि जब ह्यूमन बीइंग, सैलमेंडर, रैबिट, चिकन जब क्या होते हैं? उनके एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होते हैं तो सिमिलर दिखते हैं, पर ये सिमिलैरिटी धीरे धीरे जैसे ये वो क्या होते हैं? डेवलप होने लगता है। ये जो सिमिलैरिटी है वो ग्रेजुअली चेंज होती जाती है, कम होती जाती है सिमिलैरिटी, और उससे क्या होता है? जो ह्यूमन बेबी वो अलग दिखेगा, फिर चिकन अलग दिखेगा, रैबिट का बेबी अलग दिखेगा, इससे सारे अलग दिखने लगते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है इन द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज इंडिकेट्स दैट दे मे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इससे पता चलता है कि उनका जो एंसेस्टर था वो क्या था? कॉमन था। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हमने पहले देखा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नथिंग बट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें क्या बताती है कि हम क्या हुए हैं? ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं और हम एक एंसेस्टर से डेवलप हुए, छोटे छोटे चेंजेस आते गए हम में और उससे मल्टीपल ग्रुप्स बनते गए। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा कि इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या है। इसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस को स्टडी किया, जिसमें पढ़ा कि एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज को हमने कंपेयर किया। अगर दो ग्रुप एक्सटर्नल सिमिलैरिटी सेम दिखाए तो मतलब इनका एंसेस्टर सेम होगा। फिर हमने एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़ा, जिसमें इंटरनल सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि कुछ ऑर्गन जो हमें यूजलेस है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो यूजफुल होते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो है वो कुछ सिचुएशंस में यूजफुल होते हैं और कुछ सिचुएशंस में यूजलेस होते हैं, और वक्त के साथ साथ ऐसे ऑर्गन जिनका हम यूज नहीं करते वो डिसअपियर होते हैं। डिसअपियर होने के लिए उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देखा। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल को स्टडी करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे ओरिजिनेट हुआ है। अलग अलग लेयर्स, अपने अर्थ के अलग अलग लेयर में अलग अलग एनिमल्स के फॉसिल पाए जाते हैं। तो उससे हमें पता लगा कि जो इन्वर्टिब्रेट्स है, इन्वर्टिब्रेट्स से कौन डेवलप हुए? वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए। फिर बाद में हमने कनेक्टिव लिंक देखा कि दो अलग अलग ग्रुप्स की कैरेक्टर्स एक ही ग्रुप दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो क्या है? कनेक्टिव लिंक है इन दो ग्रुप्स का। ठीक है, फिर बाद में हमने क्या देखा? बाद में हमने देखा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हमने देखा कि जो एम्ब्रियोलॉजिक स्टेज है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है, जिसमें रैबिट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, चिकन हो गया, सैलमेंडर हो गया,
ये जब एम्ब्रियो रहते हैं तो उनके जो स्ट्रक्चर्स है वो सेम है, बट धीरे धीरे उनमें जो डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट आने के बाद ये सिमिलैरिटी डिक्रीज होती जाती है और ह्यूमन बीइंग जैसे दिखता है, चिकन जैसे दिखता है, और सैलमंडर जैसे दिखता है, और रैबिट जैसे दिखता है। सो ये पूरा हो गया हमारे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डार्विन्स की थ्योरी, जिसमें हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और डार्विन्स ने एक बुक ओरिजिनेट की थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे, लर्न टुडे एंड लिव टुमारो विद अस।